अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी अरसे के बाद फिर आपके साथ मुलाकात हो रही है। तो मैं सूरी करता हूँ कि जो लेक्चर है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हमसे ले गया, मतलब वो तो दिनों के बाद लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अब इसके बाद कोशिश करूँगा कि डेली बेस पे कंटिन्यूस लेक्चर रोज़ाना एनिमेटेड के अपलोड करता जाऊँगा, ठीक है। तो हमने एनिमेटेड का जो सिलेबस था उसके कोर्स को हमने स्टार्ट किए। तो कोर्स को स्टार्ट किया था तो उसको हमने कई लेक्चर्स किए थे। चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर के कोर्स से फोर्स एंड मोशंस। तो हमने न्यूटन लॉ तक, जो 3 लॉ थे वहाँ तक हमने कोर्स को कवर किया था। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारे पास होगा लीनियर मोमेंटम के बारे में। तो ये एनिमेटेड का लेक्चर होगा, एनिमेटेड्स लीनियर मोमेंटम्स। तो लीनियर मोमेंटम है क्या चीज़, तो लेक्चर थोड़ा सा लेंथी तो होगा, लेकिन आपने लेक्चर को पूरा देखना है। उसमें मेन पॉइंट्स, उसमें एमसीक्यू, शॉर्टकट किस तरह आएंगे, ये सब कुछ हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हमारा जो लेक्चर होगा, ठीक है, तो वो हमारे पास होगा लीनियर्स मोमेंटम्स। इसको हम लीनियर मोमेंटम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर का, ये 2 पार्ट में मुश्किल है। पहले हम 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ते हैं, फिर हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो हमारे पास फिर 2 डायमेंशन होता है। तो यहाँ इन मतलब स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ हम पढ़ेंगे 1 डायमेंशनल मोशंस, ठीक है। और इसका एक चैप्टर नंबर 5 जब एंगुलर मोशन हम पढ़ेंगे तो हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम्स। तो वो हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन है। जब कोई बॉडी सर्कल में जाता है तो सर्कल हमारे पास 2 डायमेंशन है, तो उसका अलग कंसेप्ट है और इसका अलग है, ठीक है ना। तो हम 1 डायमेंशन स्टडी करते हैं तो हम यहाँ लीनियर मोमेंटम को पढ़ेंगे। तो लीनियर मोमेंटम को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, तो लीनियर मोमेंटम का अगर आप मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लो तो वो ये है कि द प्रोडक्ट of mass of body and its velocity is called linear momentum। तो linear momentum हमारे पास, आपने इसको क्लास 9 में पढ़ा है। तो linear momentum हमारे पास 2 चीज़ का, 2 फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट है। एक है मास और दूसरा हमारे पास है वेलोसिटी। इसका डिफिनेशन हम ये भी करते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मोशंस प्रेजेंट इनसाइड बाय द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, कि किसी बॉडी के में जो मोशन का मिकदार होगा उसको मोमेंटम कहते हैं। लेकिन इस डिफिनेशन में थोड़ा सा इशू है, लेकिन वो हम कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर में हम पढ़ते हैं इस डिफिनेशन में क्या इशू है। तो हम यहाँ डिफिनेशन को डिस्कस नहीं करेंगे, हम तो इसको मतलब एमसीक्यूज पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो अगर मास और प्रोडक्ट, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट हो इसको हम कहेंगे मोमेंटम्स। ये दो फिजिकल क्वांटिटी हमको एक तीसरा फिजिकल क्वांटिटी देगा तो हमारे पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम को हम मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं, मैथमेटिकली तो हम मैथमेटिकली मोमेंटम को इस तरह लिखते हैं कि हमारे पास जो मोमेंटम है तो हमारे पास क्या है कि मोमेंटम इज डायरेक्ट रिलेशन इनटू मास। लेकिन ये कब होगा, अगर आप किसी बॉडी का वेलोसिटी को कांस्टेंट रख लें तो फिर हमारे पास मास बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। अगर मास डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी डिक्रीज, प्लस मोमेंटम भी डिक्रीज होगा। इस मोमेंटम इज आल्सो डायरेक्ट रिलेशन इनटू वेलोसिटी। लेकिन मोमेंटम वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन तब रखेगा अगर हम मास को कांस्टेंट रख लो। अक्सर मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि जब भी आपने 2 फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान रिलेशन को फाइंड करना हो कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है, तो आपने तीसरे क्वांटिटी को कांस्टेंट रखना चाहिए। जिस तरह की मोमेंटम मास के साथ तो डायरेक्ट है, लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट आपने वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना चाहिए। जब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंबाइन करेंगे तो हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्विलिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो हम हमारे पास या कांस्टेंट होता है इनटू मास इनटू वेलोसिटी।
तो हमारे पास जो कांस्टेंट का वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, तो हम लिखते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो ये उसका जो ऊपर हमने थ्योरेटिकल डेफिनेशन निकाला वो ये था कि मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम दो चीज़ों का क्या है, प्रोडक्ट है। अब इसमें अगर हम पहले इसके छोटे से जो पॉइंट एमसीक्यूज पॉइंट नेचर वाइज क्या है हम थोड़ा सा वो डिस्कस करें, तो वो हमारे पास क्या होगा, तो वो हमारे पास ये होगा कि इसका जो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम्स, तो हमारे पास मोमेंटम का जो SI यूनिट है वो हमारे पास क्या है, मास यूनिट किलोग्राम एंड वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो इसका जो SI यूनिट है वो हमारे पास है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसी तरह हमने मतलब मुख्तलिफ सिस्टम पढ़े थे, तो एक हमारे पास और सिस्टम भी है वो है CDS सिस्टम। तो CDS सिस्टम में द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज ग्राम इनटू सेंटीमीटर्स पर सेकंड। तो ये हमारे पास उसका CDS सिस्टम यूनिट है। इसी तरह अगर आप इसका यूनिट चेक करो किसका, FPS सिस्टम में, तो इसका जो FPS सिस्टम में जो हमारे पास यूनिट है वो हमारे पास क्या है, तो यहाँ थोड़ा सा स्टूडेंट करते हैं। तो वो जो करते हैं वो कहते हैं कि FPS सिस्टम में जो पाउंड है वो मास का यूनिट है। लेकिन रियलिटी में अगर आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटी में, लेकिन शायद वो यूनिट का टॉपिक आपने अपलोड नहीं किया है, तो उसमें हम चर्चा करेंगे। तो मास का यूनिट FPS सिस्टम में जो है ना वो हमारे पास SI लाख, आवर लेंथ फुट एंड 2 सेकंड्स। तो यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स पाउंड करते हैं, पाउंड इज नॉट यूनिट ऑफ मास, पाउंड इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो हमारे पास वो क्या है, स्लग है। तो ये कुछ पॉइंट हुए। और इसके बाद अगर आप इसका डायमेंशन देख लो, तो मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, तो मोमेंटम का डायमेंशन होता है कैपिटल M, कैपिटल L एंड T की पावर -1। तो M L की पावर +1 होगा और T की पावर होगा हमारे पास क्या होगा, -1 होगा। तो अब इसके बाद अगर इसका नेचर वाइज देखा जाए कि मतलब मोमेंटम जो है ये नेचर वाइज कौन सा क्वांटिटी है, तो मोमेंटम हमारे पास एक स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट है। तो इसका जो रिजल्ट हमको देगा तीसरा क्वांटिटी वो भी हमारे पास क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो हमारे पास जो मोमेंटम है वो मोमेंटम्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारे पास जो मोमेंटम है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब सवाल ये है कि अगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इस मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन देखो, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, द डायरेक्शंस ऑफ मोमेंटम्स, द डायरेक्शंस ऑफ momentums, direction of momentums along direction of velocity या displacement। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा तो उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या हो, मोमेंटम होगा। तो मतलब ये है कि जो मोमेंटम होता है ये बिल्कुल वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होता, मतलब पैरेलल होता है। या एक और नोट करो कि हमारे पास जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी और उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। तो फिर इन तीनों ये जो जोड़ा है ये तीन फिजिकल क्वांटिटी का, तो इन तीनों के दरमियान जो एंगल होगा वो हमारे पास होगा 0 डिग्री। क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो ये कुछ पॉइंट है, ठीक है। अब इसके बाद देखो कुछ और पॉइंट देखो। अगर हम मास एंड मोमेंटम के दरमियान ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ किस तरह बनेगा। अब आपसे ग्राफ के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास अगर ग्राफ देखो किस किस के दरमियान
मास एंड मोमेंटम के दरमियान अगर आप ग्राफ ड्रा करो तो मास मोमेंटम मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसका जो ग्राफ आएगा ग्राफ वो बिल्कुल इसी तरह स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। अब यहां से दूसरा जो एमसीक्यूज पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, स्लोप। अगर आपसे स्लोप पूछा जाए, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप को हम डिफाइन क्या करते हैं कि राइज ओवर रन्स। तो इस ग्राफ का जो राइज है वो हमारे पास है मोमेंटम और इसका जो रन है ना वो क्या है, मास। तो इसका जो स्लोप होगा, किसका स्लोप, मोमेंटम वर्सेस मास का जो स्लोप होगा, ये हमको एक तीसरा क्वांटिटी देगा और वो क्या होगा, वेलोसिटी होगा। क्या होगा, वेलोसिटी होगा। अब स्टूडेंट्स ये समझ के किस तरह से देता है, तो मोमेंटम का जो मैथमेटिकल फॉर्म था वो क्या था कि p mv। अगर मास को मैं इधर शिफ्ट करूं तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमारे पास डिवीजन में आएगा, तो हमारे पास इस तरह होगा, तो ये इसके बराबर होगा। और ये भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये तो एक एमसीक्यू पॉइंट हो गया, दूसरा होगा इसका स्लोप क्या होगा, तो इसका जो स्लोप होगा वो हमारे पास कांस्टेंट आएगा, यूनिफॉर्म है। तो किसी भी पॉइंट का आप स्लोप चेक करो तो स्लोप हमारे पास क्या है कि हमारे पास उसकी दो वैल्यू चाहिए, along y एक्सिस along x एक्सिस। इसी तरह अगर आपसे मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ मांगा जाए तो इसका ग्राफ आपको किस तरह होगा, तो इसका ग्राफ अगर आप देखा जाए तो हमारे पास अगर ग्राफ हो वेलोसिटी वर्सेस मोमेंटम का ग्राफ, तो इसका जो ग्राफ होगा तो इसमें डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो भी इसी तरह स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो जितना मैं वेलोसिटी को इंक्रीज करूंगा उतना हमारे पास मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। तो इसका जो आप अगर आपसे इसमें जो एक पॉइंट होगा और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इसका अगर आपसे इसका स्लोप भी मांगा जाए तो इसका मोमेंटम राइज है और रन है वेलोसिटी, तो इसका जो आपका स्लोप होगा वो स्लोप हमको देगा मास। क्या देगा, मास। इस तरह देखो, अगर मैं वेलोसिटी को इधर शिफ्ट करूं तो मोमेंटम डिवाइड बाय वेलोसिटी आएगा तो हमको मास देगा, तो इसका जो स्लोप होगा वो हमको क्या देगा, मास देगा। इसी तरह अगर आप वेलोसिटी वर्सेस मास के दरमियान ग्राफ ड्रा करो तो इन दोनों के दरमियान ग्राफ किस तरह होगा, तो अगर आप मोमेंटम को कांस्टेंट रख लो, देखो ये ग्राफ जो था, इस ग्राफ में हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, इस ग्राफ में हमारे पास जो होगा वो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, और इस ग्राफ में हमारे पास क्या होगा, मास कांस्टेंट होगा। इस ग्राफ में हमारे पास क्या होगा, मास कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी इनटू मास के दरमियान ग्राफ ड्रा करूं तो इन दोनों के दरमियान जो ग्राफ होगा, तो इन दोनों के दरमियान ग्राफ स्ट्रेट नहीं बनेगा। क्यों स्ट्रेट नहीं बनेगा, अगर इस इक्वेशन को देख लो तो हमारे पास क्या है कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। अगर फर्ज करें मैं मास को इधर शिफ्ट करूं या वेलोसिटी को शिफ्ट करूं, किसी को शिफ्ट करूं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम डिवाइड बाय मास। तो अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो मतलब ये है कि वेलोसिटी मास के साथ इनवर्स ताल्लुक रखता है, तो इनवर्स ताल्लुक रखता है तो इसका जो ग्राफ होगा वो इसी तरह बनेगा, इस तरह डिक्रीज होगा, तो इसका ग्राफ इस तरह बनेगा। लेकिन शर्त क्या होगा, इस ग्राफ में हमारे पास जो मोमेंटम है वो हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये आपसे एमसीक्यू से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इसको मजीद आगे ले लूं तो इसमें अभी कुछ और पॉइंट है वो भी डिस्कस करते हैं। तो इसमें और पॉइंट हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें और पॉइंट हमारे पास ये है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड F is equal to ma, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड F is equal to ma। तो अगर हमारे पास फोर्स ये है F is equal to m और एक्सेलरेशन की जगह उसका डेफिनेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स स्टार्ट एक्सेलरेशन से, तो फिर हमारे पास क्या होगा
तो फोर्स इज इक्वल टू, अब देखो ये जो चीज है जिसको मैं अंडरलाइन करता हूं, ये जो चीज है मास इनटू वेलोसिटी, क्या ये चीज आपको जाना पहचाना नजर आ रहा है? ये तो मोमेंटम का डेफिनेशन है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसकी जगह आप मोमेंटम पुट करो, आवर टाइम अपनी जगह होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो मोमेंटम इज इक्वल टू F इनटू T। कभी कभी ये भी आपका एक शॉर्टकट होगा, कभी कभी आपको फोर्स आवर टाइम गिवन होता है तो आपसे मोमेंटम पूछता है, तो इसके लिए शॉर्टकट ये है, फोर्स इन टाइम अगर आपको गिवन हो तो आप एक भी मोमेंटम को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसका बात देखो, अब यहां से मोमेंटम का आपने एक और यूनिट भी पढ़ा होगा न्यूटन सेकंड, तो वो न्यूटन सेकंड यहां से आता है। तो इसको देख लो, अगर आप मोमेंटम का एक और यूनिट देखो तो हम न्यूटन सेकंड पढ़ते हैं, तो वो न्यूटन, तो फोर्स यूनिट न्यूटन है ना, और टाइम यूनिट क्या है? सेकंड है, तो वो यहां से आया। लेकिन अगर आप इसको सीरीज सिस्टम में देख लो, सीरीज सिस्टम में, तो सीरीज सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट है वो हमारे पास डाइन है, तो हमारे पास आएगा डाइन इनटू सेकंड। और इसी तरह अगर आप एफपीएस सिस्टम में, तो एफपीएस सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट था वो हमारे पास क्या था? पाउंड था, नॉट मास। पाउंड यूनिट ऑफ मास, मास को बताओ हमारे पास क्या था? स्लैब था। तो अब इसके बाद देखो, अगर मैं मोमेंटम को कांस्टेंट रखूं तो फोर्स और टाइम के दरमियान जो ग्राफ होगा वो जस्ट इस तरह रहेगा। लेकिन अगर आप टाइम को कांस्टेंट, फोर्स को कांस्टेंट रखो, किसको कांस्टेंट रखो? अगर फोर्स को अगर आप कांस्टेंट रखो तो फोर्स को कांस्टेंट रखने से जो टाइम्स और मोमेंटम के दरमियान जो ग्राफ होगा, तो फोर्स को कांस्टेंट रखने से मोमेंटम टाइम के साथ डायरेक्ट होगा, तो इसका जो ग्राफ होगा वो इसी तरह स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा हमारे पास? ग्राफ इसी तरह क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। अब इस आपको मैं एक 2-3 एमसीक्यूज पॉइंट करूंगा और वो 2-3 एमसीक्यूज पॉइंट है, शायद इसको ले लो, ठीक है। तो वो 2-3 पॉइंट क्या है इस ग्राफ को? तो हमारे पास ये पॉइंट है। तो अगर इस ग्राफ जो मैंने मोमेंटम वर्सेस टाइम के दरमियान ये जो ग्राफ बना के, अगर इस ग्राफ का अगर आप स्लोप फाइंड करो तो इस ग्राफ का स्लोप किसके बराबर होगा? तो आप लिख सकते हो कि द स्लोप ऑफ मोमेंटम्स and time graph is give us force। तो ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि मोमेंटम टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको क्या बताएगा? फोर्स बताएगा। क्योंकि स्लोप को मैं बार बार कहता हूं, इस बात को आपने रटना लगाना है कि स्लोप क्या है? राइज वाला। तो उस ग्राफ में जो हमारे पास राइज है वो मोमेंटम है और आराम क्या है? टाइम है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या था? P is equal to F into T। अगर इस T को मैं इधर शिफ्ट करूं तो P into T, तो हमारे पास फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? तो ये आपका एक्स्ट्रा एमसीक्यूज पॉइंट हो गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, एमसीक्यूज का दूसरा पॉइंट, और वो दूसरा पॉइंट हमारे पास एमसीक्यूज का क्या होगा? तो वो ये होगा कि द एरिया under force and time, अगर फोर्स और टाइम का ग्राफ आप बनाए और उसका आप एरिया मालूम करो, the area under the force time is give us the change in linear momentums, तो वो हमारे पास क्या देगा? लीनियर मोमेंटम देगा। तो ये भी आपका पॉइंट है, क्योंकि आप एरिया को इस तरह देखते हो कि एरिया हमारे पास क्या है? लेंथ एंड विड्थ। तो अब देखो, तो अगर मैं f और t का ग्राफ बनाऊं, f और t का, तो f और t आपस में इनवर्स ताल्लुक रखते हैं, तो f हमारे पास ये होगा और टाइम ये होगा,
तो क्या ये जो F क्रॉस T, क्या ये हमारे पास न्यूटन सेकेंड, तो क्या ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम के बराबर है कि नहीं है? तो ये दो एमसीक्यूज को आंसर, तो ये नोट करो, ये आपसे एमसीक्यूज में लाजमी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मजीद देख लो, वो मजीद पॉइंट क्या क्या हो गए, ठीक है। फिर हम ये सारे पॉइंट जो है ये एमसीक्यू से तो आपसे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद देखो वो पॉइंट क्या है, मोमेंटम्स कैन बी नेगेटिव, मोमेंटम्स नेगेटिव भी हो सकता है। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर आप राइट हैंड साइड मोमेंटम को पॉजिटिव कंसीडर करें तो लेफ्ट साइड मोमेंटम को हम कंसीडर करते हैं नेगेटिव। तो मोमेंटम हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसके बाद एक और जबरदस्त एमसीक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ लेकर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है कि इफ a body cannot momentums having no without if a body cannot momentums without energy, ठीक है। अगर किसी बॉडी का मोमेंटम विदाउट एनर्जी के बगैर किसी बॉडी का मोमेंटम हो नहीं सकता, क्योंकि मोमेंटम डिपेंड करता है मास वेलोसिटी। तो अगर बॉडी मोशन कर रहा है तो उसके पास लाजमी काइनेटिक एनर्जी होगा। विदाउट एनर्जी अगर रेस्ट पर है तो हमारे पास उसके पास एनर्जी जीरो है, तो मोमेंटम भी जीरो होगा। तो एनर्जी के बगैर मोमेंटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इफ द बॉडी कैन नॉट मोमेंटम विदाउट एनर्जी, but body में एनर्जी और यहां इसके साथ ब्रैकेट में ये लिख लो कि कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बॉडी बट में एनर्जी विदाउट मोमेंटम्स। लेकिन ये पॉसिबल है कि अगर बॉडी में मोमेंटम ना हो एनर्जी पॉसिबल है। लेकिन मैंने ब्रैकेट में पोटेंशियल एनर्जी की बात की है, मतलब ये है कि विदाउट एनर्जी मोमेंटम पॉसिबल नहीं, लेकिन एनर्जी विदाउट मोमेंटम पॉसिबल है। अब किस तरह, अब इस माध्यम को अगर मैं उसको ऊपर इसी तरफ थ्रो करूं, कुछ स्टार्टिंग में इनिशियल एनर्जी दूं, तो ये जब समिट पीक पॉइंट तक पहुंचेगा तो इसी टाइम थोड़ा सा स्टे करेगा, मतलब वेलोसिटी कुछ सेकंड, मिली, नैनो, माइक्रो सेकंड के लिए इसका वेलोसिटी जीरो होगा। तो मतलब वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम जीरो, लेकिन इस पॉइंट के पास इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो मौजूद है mgh, लेकिन मोमेंटम नहीं है। तो विदाउट एनर्जी मोमेंटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन एनर्जी एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट मोमेंटम्स। तो ये बस कंफ्यूज पॉइंट है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि ए बॉडी कैन नॉट मोमेंटम विदाउट एनर्जी, बट बॉडी में एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी विदाउट मोमेंटम, ये हो सकता है, ठीक है। अब इसमें अब एमसीक्यूज देख लो, ठीक है। फिर इसको हम आगे टॉपिक को आगे मजीद करते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, तो वो इसमें अब इसमें कुछ एमसीक्यूज करते फिर आगे चलते हैं। तो इसमें तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज है, वो ये है एमसीक्यूज, फर्स्ट एमसीक्यूज। तो वो क्या है, तो वो ये है कि इफ ए बॉडी मास इज डबल, अगर आप किसी बॉडी का मास डबल करो तो फिर क्या होगा, देन मोमेंटम इज आल्सो डबल,
तो हमारे पास जो मोमेंटम होगा वो भी डबल होगा इन परसेंटेज इंक्रीज बाय मोमेंटम एज 100%। तो ये एक तरह से पूछो, अगर किसी बॉडी का मास आप डबल करो तो मोमेंटम भी डबल होगा, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि मोमेंटम डबल होगा लेकिन परसेंटेज में उसको बता दो कितना होगा, तो परसेंटेज में हमारे पास क्या होगा 100% होगा। अब किस तरह 100% होगा, अब इधर देखो, तो इनिशियल मोमेंटम बॉडी के पास मतलब p है, अब फाइनल मोमेंटम डबल होगा तो मतलब 2p आएगा, तो इसको हम कहते हैं कि इनिशियल मोमेंटम p था, फाइनल मोमेंटम 2p वो डबल हो गया, तो फाइनल मोमेंटम 2p इनिशियल मोमेंटम p और इसको p पे डिवाइड करो और इसको मल्टीप्लाई करो 100% से, यूज कर शॉर्टकट तरीका, तो 2p से p माइनस कर दिए p हो जाएगा और नीचे भी हमारे पास p हो जाएगा इनटू 100%। तो p को p के साथ अब बर्बाद करो तो ये हमारे पास 1 आएगा और 1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे वही 100 आएगा। तो ये हमारे पास शॉर्टकट तरीका है, तो ये आपके साथ होगा, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज, तो वो दूसरा एमसीक्यूज हमारे पास क्या होगा, दूसरा एमसीक्यूज ये है कि if a body velocity is double, अगर आप किसी बॉडी का velocity डबल करें, if a body velocity double, then momentums is also doubles, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो भी हमारे पास डबल होगा, लेकिन इन परसेंटेज इंक्रीज बाय मोमेंटम्स एज 100%। तो परसेंटेज में जो मोमेंटम इंक्रीज होगा हमारे पास क्या होगा 100। और सेम तरीका है, ये जो सेम तरीका है इस तरीके से आपने करना होगा, ये जो मैंने आपको ये जो शॉर्टकट ये वाला, ठीक है, इस पे आपने करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, ये भी आपका दो एमसीक्यू। अब मजीद देखते हैं एमसीक्यूज, ठीक है। अब इस पे जो मजीद एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, वो किस तरह होंगे, ठीक है। अब इसके मजीद एमसीक्यूज, तो एमसीक्यूज नंबर थर्ड को देखो, एमसीक्यूज नंबर 3। तो एमसीक्यूज नंबर 3 क्या होगा कि अगर मैं मास और वेलोसिटी को एट अ टाइम डबल करूं तो फिर परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा। अगर मैं इस तरह करूं कि इफ a body of mass and velocity both are double, अगर मैं दोनों को डबल करूं देन तो हमारे पास क्या होगा, देन momentums is increased by 4 times। तो हमारे पास जो मोमेंटम होगा वो 4 टाइम इंक्रीज होगा, क्योंकि मोमेंटम इज अ पार्ट ऑफ मास वेलोसिटी। तो मास को डबल किया, वेलोसिटी को डबल किया, तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 4 टाइम इंक्रीज होगा। एंड percentage increase by momentum
मोमेंटम इज, समझ, अगर आपसे परसेंटेज में पूछ रहे हैं तो ये को पास करो आंसर करो। तो अक्सर लोग कहेंगे कि अगर मोमेंटम 4 टाइम इंक्रीज हो गया तो इसका एनर्जी मतलब इसका मोमेंटम परसेंटेज में 400% इंक्रीज होगा। तो आपने एमसीक्यूज को बहुत बात किया। तो इसका जो परसेंटेज इंक्रीज ऑफ मोमेंटम होगा वो हमारे पास होगा 300%, नॉट 400। मतलब मोमेंटम 4 टाइम इंक्रीज होगा और परसेंटेज सिर्फ 300% इंक्रीज हो गया। ये कैसे? तो इसके लिए तरीका ये है कि इनिशियल मोमेंटम p था, फाइनल मोमेंटम 4 टाइम इंक्रीज हो गया। तो मतलब ये है कि फाइनल मोमेंटम 4p था और इनिशियल मोमेंटम p था और डिवाइड बाय p इनटू मल्टीप्लाई इनटू 100%। तो 4p से p माइनस करो तो इससे आएगा p और p पे डिवाइड करो इनटू 100%। तो इस p को p के साथ बर्बाद करो तो हमारे पास आएगा 3 इनटू 100%। तो इससे आएगा इनटू 300%। आई नो कि आपको समझ आ गया होगा। मोमेंटम चाहे 4 टाइम इंक्रीज हो जाए लेकिन अगर परसेंटेज में मोमेंटम पढ़ा जाए तो वो 300 होगा, नॉट 400। अक्सर स्टूडेंट डायरेक्ट 400 होके देते बस इसको देखते हैं कि एमसीक्यू के स्टेटमेंट में 4 टाइम इंक्रीज हो गया तो मतलब परसेंटेज भी इस तरह जाना नो, ठीक है ना? तो वो आपसे इस तरह पूछ सकते हैं, ठीक है ना? अब इसके बाद अगर आपसे और एमसीक्यूज मांगा जाए, ठीक है, इसको मैं हर एंगल से आपको क्लियर करता हूं। और वो एमसीक्यूज क्या है? अगर इसी तरह हो जाए कि इफ ए बॉडी ऑफ मास इज डबल, अगर बॉडी का मास डबल करे इन वेलोसिटी इज हाफ, और वेलोसिटी को हम हाफ करें, मास को डबल करें वेलोसिटी को हाफ करें, या उल्टे भी कह सकते हो कि वेलोसिटी को डबल करें मास को हाफ करें। If the body of mass is double and velocity is half, then momentum is remains same. Then momentum is remains same. तो मोमेंटम जो होगा वो रिमेन सेम होगा। अगर परसेंटेज भी मांगा जाए तो परसेंटेज उसका क्या होगा, ठीक है ना? तो परसेंटेज भी हमारे पास सेम होगा। मतलब ये है कि मोमेंटम हमारे पास क्या है, मोमेंटम इज इक्वल टू p इक्वल टू मास डबल है तो 2 टाइम्स। अब कहते हैं कि वेलोसिटी को हाफ क्या है तो 2 को 2 के साथ डिवाइड करना तो हमारे पास भी वही मोमेंटम सेम आने के लिए है कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम वही रिमेन सेम आएगा, ठीक है ना? शाबाश, नोट करो। मैं देखता हूं कि ये सेट आता है कि नहीं आता है। यस यस, ठीक है, शाबाश, नोट करो, पूरा का पूरा नोट करो कि पूरा का पूरा बोर्ड जो है आपसे साफ करो, ठीक है? तो ये हमारे पास इसके अब इसके मजीद इसके हम एमसीक्यूज करेंगे तो अब हैरान रहेंगे इसके हम मजीद और शॉर्टकट वो हम जो परसेंटेज वाले हैं ना, ठीक है? तो ये हमारे पास इसके 3-4 एमसीक्यूज हो गए, ठीक है ना? अब हमारे पास इसके एक और एमसीक्यूज करते हैं इस परसेंटेज पे, ठीक है ना? और उसकी जितने में थोड़ा सा ट्रिक होगा तो वो क्या है, तो और एमसीक्यूज उस पे तो और एमसीक्यूज क्या है कि अगर हम इसी तरह करें कि मास और वेलोसिटी को हाफ रखें, फिर हमने डबल किया, फिर दोनों को डबल किया, फिर एक को डबल किया, दूसरे को हाफ किया, अब दोनों को हाफ करें, फिर क्या होगा? क्या होगा कि इफ मास of a body and velocity
बोथ आर हाफ, अगर दोनों हाफ करें, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर then momentums is decrease 1/4 times। तो मोमेंटम जो होगा वो 1/4 टाइम डिक्रीज करेगा, 1/2 1/2, ठीक है ना। तो इसका प्रोडक्ट 1/4 होगा इन परसेंटेज डिक्रीज ऑफ मोमेंटम्स। तो परसेंटेज में कितना डिक्रीज आएगा, वो हमारे पास क्या होगा, 75% होगा, ठीक है। तो जो परसेंटेज में डिक्रीज आएगा वो हमारे पास क्या होगा, 75%। अब इसमें देखिए वो अक्सर इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व किस तरह करते हैं कि हमारे पास इनिशियल मोमेंटम जो था वो p था और फाइनल मोमेंटम हमारे पास मतलब हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम था वो हमारे पास t था और फाइनल मोमेंटम 1/4t / t n2 क्रॉस 100%। तो इसका एलसीएम 4 ले लो, तो जब 4 एलसीएम होगा तो यहाँ 1 पे 4 पे डिवाइड करो तो 4 आएगा, 4 को p के साथ, तो 4t - 1 / t n2 क्रॉस 100%। तो इस 4 को नीचे तो ये सूरी p है, तो 4p - p, तो इससे आएगा 3p, ये 4 नीचे आएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, 4p हो जाएगा n2 क्रॉस 100%। तो p को p के साथ बात करो तो 3 को 4 पे डिवाइड करो, तो 3 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो इससे 0.25 आएगा n2 क्रॉस 100%। तो इसको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट सर इसमें तो 25% आ रहा है और ऑप्शन ये मौजूद भी होगा, लेकिन आपने तो 75 है, ये 25% रह गया है, डिग्रीज कितना हो गया, तो आपसे डिग्रीज मांग रहे हैं, तो डिग्रीज तो 75 हो गया, मतलब ये जो 25 आया है ये रिमेनिंग है, जो 100 में से 25 आया तो 75 मतलब 75% डिग्री, तो आपसे डिग्रीज मांग रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका एक्सक्यूज हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक और रिलेशन है, वो देखिए शॉर्टकट तरीका वो क्या है कि अगर मैं देखूं कि काइनेटिक एनर्जी या इस रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, तो उस पे एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं कि रिलेशंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, क्योंकि अगर आप मोमेंटम को इक्वेशन में देख लो तो उसमें ना तो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है और काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन में देख लो ना तो मोमेंटम आ रहा है, लेकिन कभी-कभी एमसीक्यूज में आपको मोमेंटम क्या होता है और आपसे काइनेटिक एनर्जी मालूम होता है, तो फिर हमारे पास किस तरह आएगा, तो इस रिलेशन किस तरह आएगा कि हम ऐसा रिलेशन फाइंड करें कि जिसमें हमारे पास ये दोनों चीज मौजूद हो, मतलब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों मौजूद हो। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 into mv², इस तरह पढ़ते हैं। तो अगर इस इक्वेशन को काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², अगर इसको मैं दोनों साइड से मास से मल्टीप्लाई भी करूं और मास से डिवाइड करूं तो कर सकता हूं, क्योंकि मेरे से ड्यूटी है कि अगर इस मास को कैसे कर दो, दोबारा सेम चीज देखो कि अगर आप किसी इक्वेशन के एक साइड पे जो काम कर दो तो सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये कट हो जाएगा, 1 आएगा, 1 इस तरह मल्टीप्लाई कर दो दोबारा सेम चीज आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मास को मास के साथ मल्टीप्लाई करो तो मास का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और एक मास रह गया तो नीचे रहेगा। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, अब द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये मोमेंटम रिलेशन है लेकिन मास और वेलोसिटी स्क्वायर है, तो
तो मतलब मोमेंटम का भी स्क्वायर आएगा n2x। तो हमारे पास आएगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइड बाय 2x। तो ये हमने रिलेशन फाइंड किया किस के दरमियान, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के दरमियान क्या क्या रिलेशन फाइंड किया। तो अब यहाँ देखो, अगर आप यहाँ से मोमेंटम फाइंड करते हो तो हमारे पास मोमेंटम स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। अगर आप देखो स्क्वायर रूट ले लो तो मोमेंटम इज इक्वल टू 2 मास इनटू काइनेटिक एनर्जी होल अंडर द रूट्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। तो अब इधर देखो काइनेटिक एनर्जी, यह देखो kinetic energy is directly proportional mass but velocity remain constant। अगर velocity constant रख लो तो kinetic energy mass के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। लेकिन यहाँ देखो अगर यहाँ आप momentum constant रख लो तो kinetic energy mass के साथ वास्तव आएगा। देखो ठीक है ना, तो ये होगा ठीक है ना। अब इसके अंदर अब इस तो आपसे इस तरह पूछ सकता है, इधर देख लो इसमें। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, इस इक्वेशन से अगर मैं मास को कांस्टेंट रख लूं तो मास को कांस्टेंट रखने से अगर आपसे रेशो मांगा जाए मोमेंटम p1 इनटू मोमेंटम p2 इज इक्वल टू, अगर मैं मास को कांस्टेंट रख लूं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इनटू E1 इनटू काइनेटिक एनर्जी इनटू E2, लेकिन काइनेटिक स्क्वायर है तो इसका भी होल अंडर रूट आएगा। तो अगर कभी कभी आपको मास गिवन नहीं होगा, इन चारों में से 3 चीज आपको गिवन होगी और एक चीज आपसे मांगेगा कि फर्स्ट तरह की 2 काइनेटिक एनर्जी गिवन होगा, एक मोमेंटम गिवन होगा और दूसरा मोमेंटम आपसे मांगेगा जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, अब यहां से पॉइंट एमसीक्यूज को, अगर आपसे ग्राफ मांगा जाए किस के दरमियान से, अगर आपसे ग्राफ मांगा जाए मोमेंटम वर्सेस काइनेटिक एनर्जी के दरमियान, आपसे ग्राफ मांगा कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान ग्राफ क्या होगा, तो इसके दरमियान जो ग्राफ होगा वो इसी तरह बन जाएगा, एकदम इसी तरह तो इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं आएगा, तब स्लोप ये बताएगा। लेकिन अगर इसी तरह आपसे मांगा जाए, अगर आपसे इसी तरह मांगा जाए कि मुझे मोमेंटम की नहीं बल्कि मोमेंटम के स्क्वायर के साथ काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाना, तो इसका जो ग्राफ होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, इसका स्लोप कांस्टेंट आएगा, मतलब इसी तरह स्ट्रेट बनेगा। आप बोलेंगे सर ये क्या डाटा चल रहा है, यह ग्राफ इस तरह बन गया और यह स्ट्रेट बन गया। अब इसको देखो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्ट रिलेशंस मोमेंटम का स्क्वायर, तो मोमेंटम का स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो डायरेक्शन में क्या करते हैं कि एक चीज बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा। लेकिन यहां क्योंकि यहां काइनेटिक एनर्जी हमने क्या कहा कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल मोमेंटम नॉट मोमेंटम का स्क्वायर, अगर आप मोमेंटम को 2 टाइम इंक्रीज करो तो मोमेंटम का स्क्वायर है, तो p की स्क्वायर है तो p की स्क्वायर से तो हो रहा है, मतलब एकदम इंक्रीज करेगा। बात रिपीट करो, यह डायरेक्ट इसलिए आया कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंटम का स्क्वायर, तो मतलब मोमेंटम को बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अगर आप इस मास को कांस्टेंट रख लो तो ग्राफ स्ट्रेट बनेगा, लेकिन यहाँ ग्राफ स्ट्रेट नहीं बल्कि इसी तरह आराम से है, इसके बाद एकदम पीक पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के स्क्वायर के साथ बल्कि मोमेंटम के साथ रिलेशन है। तो अगर हम मोमेंटम को डबल रख ले तो मोमेंटम स्क्वायर है, तो मोमेंटम का स्क्वायर तो डबल, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी एकदम बढ़ेगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपके पास ये 2 ग्राफ है, आपसे ये पूछ सकते हैं, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर आप फाइंड करते हो मोमेंटम का मास के साथ रिलेशन क्या है, इसका रेशो, तो इसका रेशो देख लो
तो इसका रेशो क्या होगा कि मोमेंटम E1 अगर आप एनर्जी को कास्ट करो काइनेटिक एनर्जी तो फिर मास M1 इनटू मास M2 इनटू होल एंगुलर वेलोस, तो फिर इसका रेशो इसके बराबर, क्योंकि मोमेंटम इज आल्सो डायरेक्ट रिलेशन इनटू मास ऑफ पार्टिकल्स, तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा लेकिन अगर आप काइनेटिक एनर्जी मास की दरमियान तो एमएस था होगा मोमेंटम को कास्ट करो तो फिर हमारे पास क्या होगा, तो फिर हमारे पास ये होगा कि काइनेटिक एनर्जी 1 इनटू काइनेटिक एनर्जी 2 इनटू मास m2 डिवाइड बाय मास m1, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अगर मोमेंटम को कास्ट कर जाए तो काइनेटिक एनर्जी मास के साथ इनवर्स ताल्लुक रखता है। तो ये आपके पास तीन शॉर्टकट इक्वेशन हो गए, ठीक है ना। अब इसकी एमसीक्यूज देखो, इसके एमसीक्यूज कैसा है तो देखो इसका एमसीक्यूज, तो इन तीनों के शॉर्टकट के एमसीक्यूज देखो, वो एमसीक्यूज का स्टेटमेंट देखो कि टू बॉडी हैव masses is 2 kilograms and 4 kilograms, दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 किलोग्राम है एंड 4 kilograms are movements with same momentum। देखो मोमेंटम कांस्टेंट है तो आपने डायरेक्ट आपको पता है इन तीनों में से कौन सा यूज करना है, with momentum with same momentum then a ratio of kinetic energy x, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो क्या होगा, ठीक है ना। 2 4 लिख सकते हो, चलो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि मतलब 2 and 5 2 and 5। तो अब इस तरह के तो ऑप्शन नंबर ए क्या वही रेशो आएगा कि 2:4 ऑप्शन बी क्या 5:2, ऑप्शन सी क्या 1:1, ऑप्शन डी क्या हमारे पास आएगा कि 2:1। तो अब देखो तो इन तीनों शॉर्टकट है, मतलब एक हमारे पास ये है और दूसरा हमारे पास ये है और तीसरा ये है। तो वो कहते हैं कि मोमेंटम कांस्टेंट, जब मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो मतलब जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये वाला शॉर्टकट आप यूज करना होगा। तो वो आपसे कहता है कि हमारे पास जो मासेस का रेशो है, तो अगर मासेस का रेशो देख लो तो m1 m2 m2, तो मासेस का रेशो हमारे पास 2/5 है मासेस का रेशो। वो आपसे कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फाइंड करें, तो काइनेटिक एनर्जी तो अगर मास m1 m2 है तो इसको उल्टा करो, तो काइनेटिक एनर्जी 2 m2 काइनेटिक एनर्जी 1, तो इस बात को उल्टा करो 5:2 का, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। तो बी को टिक मार करो। आई होप कि काइनेटिक एनर्जी मास के साथ इनवर्स है कि अगर मास का जो रेशियो है वो 2:5 है तो काइनेटिक एनर्जी मास का इनवर्स है तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो 5, बस इस बात को उल्टा कर 5:2 होगा। शाबाश, देखो शाबाश। अब इस पे शाबाश, देखो अब इस पे मजीद एमसीक्यूज देखो, ठीक है, वो आपसे क्या पूछ सकते हैं, मजीद इस पे एमसीक्यूज देखो, ठीक है। वो मजीद एमसीक्यूज क्या है, अगर आपसे ये एमसीक्यूज मांगा जाए एमसीक्यूज, ठीक है, कि if two body have same masses, देखो अब ये एमसीक्यूज हमने इस शॉर्टकट में किया, अब ये दो शॉर्टकट बाकी है, मोमेंटम मास और मोमेंटम इनटू काइनेटिक एनर्जी।
फ्रेंड्स, अब इसको देख लो। तो स्टेटमेंट देखो, एक मॉडल एमसीक्यू देख लो कि इफ टू बॉडी हैव सेम मासेस, अब मासेस सेम है, जब मासेस सेम मासेस तो कौन सा, तो if two body have same masses then a ratio of momentums, then a ratio of momentum is P1 divided by P2। अगर दो बॉडी है जिसका मास सेम है, इसका मोमेंटम का जो रेशियो है वो P1 डिवाइड बाई P2 है। देन फाइंड्स, तो फाइंड करो, देन फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है वो फाइंड करो, ठीक है ना। तो देखो अब मास सेम है तो इस पे ये वाला शॉर्टकट यूज करो, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास आसान सा है कि हमारे पास इक्वेशन क्या था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। अब मास सेम है, जब मास सेम हो तो काइनेटिक एनर्जी E1 डिवाइड बाय into काइनेटिक एनर्जी E2 इज इक्वल टू P1 का स्क्वायर डिवाइड बाय into P2 का स्क्वायर। अब वो कहते हैं कि रेशियो P1 P2 है तो इस पे स्क्वायर जो है ना वो बार को अंडर रूट से उस पर खत्म हो जाएगा, तो मतलब इस तरह हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी E1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी E2, तो इसका स्क्वायर से कम करो तो P1 डिवाइड बाय P2 इस तरह होल स्क्वायर रहेगा। जब होल स्क्वायर करेंगे तो अब इसका इस पे अंडर रूट ले तो अंडर रूट से ये इससे तमाम बर्बाद हो जाएगा, तो इस पे इस तरह अंडर रूट आएगा, तो इस तरह आएगा कि P1 डिवाइड बाय P2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी E1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी E2। तो ये आपके पास जिस एमसीक्यूज में आपको ये ऑप्शन आया कि कभी-कभी एनर्जी की जगह E आएगा तो E1 E2 या काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2 एंड होल अंडर, तो इस ऑप्शन को आपने टिक करना है, ठीक है। अब इसके बाद इस पे एक और एमसीक्यू देख लो, ठीक है, वो किस तरह होगा, तो वो एमसीक्यू देखो, एक और एमसीक्यू इस पे देखो, तो वो एमसीक्यू क्या होगा, तो वो हमारे पास ये होगा कि इफ a body of masses, if a body of masses is if a body, yeah, if the ratio of masses of body is 9:1। अगर दो बॉडी है इसका मासेस रेशियो 9:1 के बराबर होगा, then finds a ratio of their momentums is and same kinetic energy। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो और दो ऑब्जेक्ट का मासेस रेशियो 9:1 हो तो उसका मोमेंटम का रेशियो फाइंड करें, तो इसके जो शर्तन हो कौन से विषय को खास, तो इसमें ये वाली विषय होगी। अब काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो हमारे पास इस रेशियो किसके बराबर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसको देखो, अगर ऑप्शन ए देखो कि 1:3 मतलब 3:1, ऑप्शन बी 1:3, ऑप्शन सी
9:1, ऑप्शन डी 1:9। तो हमारे पास मोमेंटम जो है, मोमेंटम P1:P2, वो हमारे पास मास m1 इनटू मास m2 का होल अंडर रूट के रेशो के बराबर है। तो फिर हमारे पास अगर रेशो 9:1 है तो इसमें हम पुट कर सकते हैं कि 9:1 होल अंडर रूट। अगर 9 को अगर आप अंडर रूट से बाहर करो तो मतलब 3 का स्क्वायर, तो 9 के पास को 3 स्क्वायर और स्क्वायर अंडर रूट से खत्म हो जाएगा। मतलब ये है कि 9 को मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 3 का स्क्वायर इनटू अंडर रूट्स इनटू 1, क्योंकि 3 का स्क्वायर से वही 9 आएगा, तो ये स्क्वायर अंडर रूट का वो बर्बाद हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा 3 डिवाइडिंग, तो हमारे पास आएगा कि 3:1। तो इसमें ऑप्शन जो है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए 3। तो मतलब मैंने तीनों के शॉर्टकट पे डिफरेंट आपको एमसीक्यूज करवाए इस तरह से मिला है। ये किस तरह, क्योंकि 9 को मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 3 का स्क्वायर, तो वो स्क्वायर अंडर रूट से खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ 3 रह जाएगा, क्योंकि अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 1 अंडर रूट से 1 होगा, तो मतलब 3:1। तो मतलब जो मोमेंटम का जो रेशियो होगा P1:P2, तो हमारे पास 3:1 के बराबर होगा। ठीक है ना, शाबाश। अब इसमें तो इसमें और एमसीक्यूज के, अब इसमें एक 2 पॉइंट देंगे, वो 2 पॉइंट हमारे पास क्या है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब इस पे एक 2 एमसीक्यूज प्लस 2 में पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब इस 2 पॉइंट के बाद हम इसको आगे थोड़ा सा ले जाते हैं, ठीक है। तो वो 2 पॉइंट हमारे पास क्या है, बहुत जबरदस्त पॉइंट है, ठीक है। एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं। तो वो पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, इस काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन से ताल्लुक रखते हैं। तो वो क्या है कि इफ lighter and heavier body have equal momentums, अगर एक लाइटर और एक heavier body हो और दोनों का मोमेंटम सेम हो, तो मुझे बताओ कि इसमें काइनेटिक एनर्जी किस बॉडी का ज्यादा होगा। तो फिर क्या होगा, इफ लाइटर एंड हेवियर बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम्स, तो फिर हमारे पास क्या होगा, देन लाइटर बॉडी हैव greater kinetic energy। शाबाश। तो जो लाइटर बॉडी होगा उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हमारे पास ज्यादा होगा। अगर इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा चेंज करूं इस तरह कि इफ इसके सूत्र बेस का किस तरह होगा कि इफ लाइटर्स एंड heavier body have equal kinetic energy। हेलो, अब मोमेंटम की जगह मैंने kinetic एनर्जी लिख दिया, equal kinetic एनर्जी, फिर किस बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा, then heavier body have more momentums। तो जो heavier body होगा इसका मोमेंटम ज्यादा होगा। पहले अगर मोमेंटम सेम हो तो आपको पता है, अभी बताया कि काइनेटिक एनर्जी अगर आप मोमेंटम को कांस्टेंट रख लो तो फिर काइनेटिक एनर्जी जो मास के साथ है वो इनवर्स ताल्लुक रखता है। जब इनवर्स ताल्लुक रखता है तो मतलब ये होगा कि जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब मास ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अगर मास कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी।
तो मैंने क्या कि the lateral body of greater kinetic energy is compared to heavier body। ठीक है ना, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट उसमें देखा है कि अगर दो डिफरेंस मास वाले बॉडी का काइनेटिक एनर्जी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी जब सेम होगा तो मोमेंटम का ताल्लुक मास के साथ डायरेक्ट बनेगा। जब मास के साथ डायरेक्ट बनेगा तो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो ये हो, ठीक है ना। अब एक और पॉइंट, और वो पॉइंट हमारे पास क्या है, वो ये है कि मोमेंटम बिहेव लाइक, वही लिख लो कि मोमेंटम्स behave like inertia for moving body। कि जिस तरह रेस्ट वाले बॉडी में इनर्शिया था, तो अगर मूविंग बॉडी होगा तो मोमेंटम एक इनर्शिया की तरह बिहेव करेगा। तो हमारे पास फिर मोमेंटम क्या होगा, ये इनर्शिया की तरह बिहेव करेगा अगर बॉडी की मोशन मूविंग हो, रेस्ट में नहीं है। तो रेस्ट होगा तो वो मास बिहेव लाइक इनर्शिया होगा। तो मतलब ये होगा कि हमारे पास जो इनर्शिया होगा, इनर्शिया is direct relation into momentums। तो inertia is direct into momentum किसके बराबर है, mass into velocity। तो momentum is a like inertia for moving body। अब एक और शॉर्टकट उसके आपसे पूछ सकते हो, क्या हमारे पास वो ये है कि अगर मैं लिख लूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 into mg, ये काइनेटिक एनर्जी रेशियो। तो फिर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, तो m और s को मैं कैसे लिखूं कि v डॉट v इस तरह लिखता हूं, कोई भी स्क्वायर आएगा। तो हमारे पास आएगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मास इनटू वेलोसिटी, ये तो मोमेंटम के बराबर है, इनटू v नीचे कर देंगे। तो इस 2 को इधर शिफ्ट करो, तो 2 इनटू काइनेटिक एनर्जी इज 2 मास इनटू वेलोसिटी, इसको मोमेंटम वेलोसिटी, तो मोमेंटम इज इक्वल टू 2 इनटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय v। तो ये आवश्यक हो गया। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी गिवन हो तो फिर मोमेंटम को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके देखो, जिस तरह काइनेटिक एनर्जी कभी मास के साथ डायरेक्ट काम करता है, कभी मास के साथ रिवर्स। काइनेटिक एनर्जी मास के साथ डायरेक्ट काम करता है जब वेलोसिटी ट्रांसफर होता है। काइनेटिक एनर्जी मास के साथ इनवर्स तब तक जब मोमेंटम ट्रांसफर होता है। तो इसी तरह मोमेंटम भी वेलोसिटी के साथ इनवर्स ताल्लुक रख सकता है अगर आप काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखते हो। तो ये नोट करो, ठीक है ना। तो ये इनवर्स ताल्लुक रख सकते, इस तरह काइनेटिक एनर्जी मास के साथ इनवर्स ताल्लुक रख सकता है, ठीक है ना। शाबाश से इसको नोट करो। बस अब इसके बाद जब एक और 2-3 शॉर्टकट बता दो, ठीक है ना, मोमेंटम्स से, तो फिर इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो वो क्या है कि अगर आप किसी बॉडी मूविंग बॉडी हो और मूविंग बॉडी को स्टॉप करने की कोशिश करते हो और आपसे पूछा जाए कि मूविंग बॉडी को स्टॉप करने में कितना टाइम लगेगा और वो आपसे पूछा जाए, तो हमारे पास क्या आपसे पूछा जाए, नोट में ये लिख लो। अगर आपसे ये पूछा जाए, नोट में लिख लो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि टाइम्स फॉर स्टॉपिंग a body, stopping a body, अगर एक बॉडी को
भूल जाए तो इससे शॉर्टकट क्या होगा तो देखो तो हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म ऑफ लीनियर मोमेंटम्स, तो हमारे पास ये है कि फोर्स इज आल्सो अप्लाइज टू चेंज इन मोमेंटम्स। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि F इज इक्वल टू T डिवाइड बाई T, तो टाइम को इधर शिफ्ट करो तो T इज इक्वल टू P डिवाइड बाई F, तो T इज इक्वल टू, तो अब देखो एक शर्त करते हुए कि अगर आपको मोमेंटम फोर्स गिवन होगा तो पहले टाइम मालूम कर सकते हो, या मोमेंटम किसके बराबर खास, मोमेंटम हमारे पास बराबर था 2 मास इनटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय F, इसके बराबर था, क्योंकि मोमेंटम किसके बराबर था, तो मोमेंटम हमारे पास इसके बराबर था ना कि मोमेंटम इज इक्वल टू 2 मास इनटू काइनेटिक एनर्जी होल अंडर द रूट्स, तो इसके हमारे पास तो मोमेंटम के लिए हम ये भी रिपोर्ट किया। तो अगर आपको मोमेंटम गिवन ना हो, मास काइनेटिक एनर्जी फोर्स गिवन हो, तो तब भी आप टाइम को मालूम कर सकते हो। लेकिन अगर हमारे पास फोर्सेस सेम हो, मतलब जो फोर्स है वो कांस्टेंट हो, बिल्कुल जो फोर्स है वो हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट लग रहा हो, तो फिर इसका अगर आपसे रेशो मांगा जाए तो हमारे पास आएगा कि टाइम t1 into time t2 is equal to 2 mass m1s into kinetic energy e1s into 2 mass m2 into kinetic energy 2 into whole under the roots। तो रेशियो मांगा जाए तो इसका शॉर्टकट ये होगा, तो फिर आपने अगर ली है तो इस पे आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें अब देखो एक एमसीक्यूज करते हैं परसेंटेज, ये एमसीक्यूज कई बार टेस्ट में आया है, तो वो क्या है, वो ये है कि इफ ए मोमेंटम्स इज इंक्रीज बाय 30%, then its kinetic energy is increased by, अगर मोमेंटम में 30 मतलब कुछ भी हो परसेंट इंक्रीज आ जाए तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आएगा बस। तो इसके ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए, क्या मोमेंटम में 60% इंक्रीज आएगा, ऑप्शन बी क्या मोमेंटम वही 30% सेम होगा, ऑप्शन सी या 90% इंक्रीज आएगा, ऑप्शन डी या 150% इंक्रीज होगा। शाबाश, तो इसका शॉर्टकट होगा, ठीक है। तो जिस तरह आपसे पूछा जाए शॉर्टकट तो वो नोट करो, ठीक है, चाहे 10 हो 20 हो 30 40 एंड सो ऑन, जिस तरह आपसे पूछे इसका शॉर्टकट क्या होगा, तो 30% इंक्रीज हो गया तो लिख लो शॉर्टकट कि 30 प्लस 30 इनटू प्लस 30% मतलब 3% इंक्रीज हो गया है, तो मतलब 3 क्रॉस 3, तो 30 प्लस 30 क्या आएगा 60 प्लस 3 क्रॉस 3 से क्या आएगा 9 आएगा, क्या आएगा 9 आएगा, तो इससे क्या आएगा 69%, कितना आएगा 60 सॉरी तो ये 69% सॉरी तो ये 69%, तो ये शॉर्टकट, तो इस वाले ऑप्शन को टिक मार, ये वाला ऑप्शन जो पहला ऑप्शन पे तो ये शॉर्टकट। अगर 20% हो तो 20 प्लस 20 से आएगा 40, तो 20% मतलब 2 का 2 से आएगा 4, तो 40 प्लस 4 से आएगा 44%, ये शॉर्टकट है। तो ये एक शॉर्टकट हो गया। अगर आप ये शॉर्टकट आपसे भूल गए तो दूसरा शॉर्टकट देखो, दूसरा शॉर्टकट, तो दूसरा जो शॉर्टकट है वो ये है कि 2n प्लस n स्क्वायर डिवाइड बाय 100, तो दूसरा शॉर्टकट ये है। तो n मतलब 30%, तो देख लो 2 क्रॉस 30 प्लस 30
तो n पे स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लो और हंड्रेड्स। तो अब देखो 2 3 इधर क्या आएगा 60 प्लस 3 का स्क्वायर ले लो तो इसे क्या आएगा 900 आएगा डिवाइड बाय 100। तो ये 2 सिफर के साथ दबाव बर्बाद हो जाएगा और 9 को 1 पे डिवाइड करो तो 9 आएगा तो 60 प्लस 9 इज इक्वल टू 69%। तो ये एक शॉर्टकट है, कितना आसान शॉर्टकट है, ठीक है। लेकिन अगर वो इंक्रीज के बजाय और वो आपसे ये मांगा जाए कि मोमेंटम में 30% डिक्रीज आया है, हेलो मतलब 30% डिक्रीज आया है, तो फिर किस तरह सॉल्व करेंगे? तो फिर इसमें किसी भी घबराने की बात नहीं है, सिर्फ इस शॉर्टकट में यह प्लस की जगह माइनस लिख लो कि 30 प्लस 30 into माइनस 3 क्रॉस 3 तो इससे क्या आएगा 60 आएगा माइनस उससे 9 आएगा तो इससे आ गया 51%। तो 51% पे मोमेंटम मिलेगा इस तरह कैलकुलेशन। तो फिर आपको प्लस की जगह माइनस, लेकिन दूसरा शॉर्टकट में भी सिर्फ वही एक चेंज करना होगा और वो क्या चेंज करना होगा कि 2n ले लो, ये प्लस है तो प्लस की जगह सिर्फ माइनस ले लो और n डिवाइड बाय 100। तो वही सेम है तो 2 cos 30 माइनस 30 का स्क्वायर n 200 तो इससे आएगा 60 माइनस इससे आएगा 900 into 100 तो 60 माइनस 9 into 51 तो दोनों इधर से हमारा नहीं आ रहा है। तो सिर्फ ये चीज होगा डिक्रीज माइनस करना, डिक्रीज माइनस करना। तो ये दो शॉर्टकट आपने साथ नोट करें, ये तो बहुत आसान से है, ये भी आसान है। तो आप इतना लंबा चौड़ा नहीं देगा या तो 20 पर या 10 40 एंड सो ऑन जो भी फर्स्ट हो जाएगा तो आप इस पे हल कर सकते हो। शाबाश नोट करो। तो ये हमारे पास मोमेंटम का एक टॉपिक था लीनियर मोमेंटम का। तो इसको हमने बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो हमने उसको कई प्रिंसिपल्स किए। अब इसके एक और प्रिंसिपल्स करते फिर छोड़ते हैं, ठीक है। लंबा हो गया है लेकिन फिर भी एक दो प्रिंसिपल्स करते हैं उससे, ठीक है, या प्रोवाइड प्रिंसिपल्स। और इसमें बहुत सारे हैं तो ये टॉपिक बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना। इस पे हम सिर्फ 2-3 पॉइंट या प्रिंसिपल्स उसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। फिर इस बात को वाइंड अप करेंगे, फिर को ये बहुत लेंथी हो जाएगा। अब वो पॉइंट हमारे पास क्या है, ठीक है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, तो वो पॉइंट हमारे पास क्या है, एमसीक्यूज नहीं पूछ सकते हो, एमसीक्यूज नहीं। तो एमसीक्यूज तो क्या है, वो ये है कि इफ momentums of a body is numerical equal to kinetic energy of a body, अगर किसी बॉडी का मोमेंटम न्यूमेरिकली किनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाए तो क्या होगा, then velocity of a body is, तो मुझे बताओ कि उस बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा अगर मोमेंटम्स एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाए। तो बताओ उस ऑब्जेक्ट का बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा। तो मोमेंटम किसके बराबर है, मास इनटू वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, 1/2 इनटू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हमारे पास
एक मास के साथ दबाव बराबर हो जाएगा और एक वेलोसिटी स्क्वायर एक रख देंगे तो 2 को इधर शिफ्ट करो तो v इज इक्वल टू 2, तो वेलोसिटी 2 के बराबर हो जाएगा। अगर मोमेंटम किसके बराबर हो जाए, काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल बराबर हो जाए, ठीक है ना। दूसरा एमसीक्यू वो ये है कि इफ potential energy of a body is equal to, if potential energy of a body is equal to kinetic energy of a body, अगर ये भी बराबर हो जाए then velocity of a body will be, then velocity of a body will be, तो velocity of a body किसके बराबर हो जाएगा। अगर फर्ज करें किसी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाए काइनेटिक के, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, mgh ग्रेविटेशनल और काइनेटिक्स 1/2 mv², तो हमारे पास मास के साथ दबाव बर्बाद हो जाएगा और 2 को इधर शिफ्ट करो, जब इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा कि 2gh is equal to v², टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, जब टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी बराबर हो जाएगा कि 2gh अंडर रूट g, तो आपको पता है कि क्वांटिटी हाइट आपको मालूम होगा तो वेलोसिटी मालूम कर सकते हो। अगर आपको एमसीक्यूज में h दिया हो कि हाइट हमारे पास ये तो वेलोसिटी कितना होगा, तो आसान तरीका है g की वैल्यू 10 पुट करो और h के साथ मल्टीप्लाई करो और फॉर्मूला पुट करो, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब इस लास्ट एमसीक्यू और देखो, फिर इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। तो वो लास्ट एमसीक्यूज ये है कि if momentums of a body is equal to potential energy, a momentum of a body is equal to potential energy, then velocity of a body is equal to, तो वेलोसिटी किसके बराबर हो, अगर फर्ज करें कि पोटेंशियल एनर्जी मोमेंटम के बराबर हो जाए तो फिर हमारे पास वेलोसिटी किसके बराबर होगा, तो मोमेंटम बराबर है m into v, तो पोटेंशियल अभी हमें बोलूंगा कि mgh के बराबर है, तो मास का दबाव बर्बाद हो जाएगा तो वेलोसिटी आएगा g into h, तो ये हमारे पास आ गया, यह अंडर रूट हो गया स्क्वायर आ रहा है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो मोमेंटम को इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है ना। तो इस मोमेंटम को हमने बहुत डिटेल के साथ समझ लिया, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट शॉर्टकट एमसीक्यू सब कुछ करा लिया, ठीक है ना। तो ये चैप्टर 3 का टॉपिक था, ठीक है ना, लीनियर मोमेंटम्स, जिसको हमने डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किया। इसके बाद जो टॉपिक है वो हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशंस, तो इसकी भी डिटेल से हम समझेंगे। तो हो सकता है कि 2 घंटे से ज़्यादा उसका लेक्चर हो जाए, तो उसको डिटेल से समझते हैं। स्टूडेंट्स को टॉपिक बहुत टफ लगता है, मुश्किल, लेकिन वो मुश्किल नहीं है, तो उस प्रोजेक्टाइल से 1-2 एमसीक्यूज लाजमी टेस्ट कराते हैं। तो बस दुआ में याद रखना।